केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार जंगल बढ़ाने, सौर ऊर्जा को मजबूत करने, प्रदूषण कम करने और कचरा प्रबंधन सुधारने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के साथ प्रकृति की रक्षा जरूरी है। भारत रिसाइकलिंग, हरित ऊर्जा और वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है। भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसको हम जो स्वच्छता की बात करते हैं, तो स्वच्छता केवल बाहरी स्वतंत्र स्वच्छता नहीं है, वातावरण की भी स्वच्छता आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं कि मानवीय गतिविधियों के कारण, विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधि, वाहन के कारण पर्यावरण के संकट दुनिया में खड़े हुए हैं और कार्बन उत्सर्जन के कारण हवा भी प्रदूषित होती है। तो ये तो आज के आधुनिक समय की चुनौतियां हैं, लेकिन विकास करना भी कई बार आवश्यक होता है, क्योंकि लोगों के रोजगार, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य, उस सब के लिए आवश्यक है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के अनेक आयाम हैं। सबसे पहले अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारी जो झीलें हैं, विशेष रूप से झीलों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हमने रामसर साइट डिक्लेयर करे, जिनकी संख्या 24 थी। बढ़ा करके हम लोगों ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पे 100 झीलें भारत की इन पिछले 10 वर्षों में रामसर साइट डिक्लेयर हुई। टाइगर रिजर्व्स की संख्या 48 से बढ़ाकर 10 वर्षों में हमने 58 करी। प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट जो थे, और विशेष रूप से जो ESZ थे, 2014 तक ये केवल 24 नोटिफाई थे। आज इनकी संख्या 380 के लगभग हम पहुंचा चुके हैं। सेम हमने संख्या प्रोटेक्टेड एरिया को भी बढ़ाने की करी। फिर इस सारे विकास के कारण कुछ ऐसी प्रजातियां जो एंडेंजर्ड हो गई, उनके लिए हमने विशेष प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे कार्यक्रमों को चलाकर उनको संरक्षण देने का प्रयास किया। ज़्यादा पेड़ लगे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम अभियान लगाया गया। देश में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम बायोडायवर्सिटी एक्ट में भी चेंज लेके आए और पूरे गांव-गांव में हम बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने की काम कर रहे हैं, ताकि देशी प्रजातियों की रक्षा हो सके। उसके साथ ही हमारे समुद्री क्षेत्र के आसपास जो तटीय क्षरण का जो खतरा है, कोस्टलाइन के जो नुकसान का खतरा है, उसके लिए प्रोजेक्ट मैंग्रोव हम लोगों ने मिष्टी के नाम से शुरू किया। और अरावली जैसी प्राचीनतम पर्वतमालाओं की प्रोटेक्शन के लिए हमने अरावली संरक्षण के भी कार्यक्रम को शुरू किया। दूसरी तरफ पर्यावरण गतिविधियों के कारण जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए जो रूल्स थे, चाहे वेस्ट रबड़ हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे यूज्ड ऑयल का विषय हो, चाहे क्रिटिकल मिनरल का विषय हो, इसके लिए बनाने के लिए हमने नियम फैसिलिटेट करे। आज के समय में ऊर्जा उत्सर्जन भी जरूरी है, तो भारत की सोलार क्षमता को बढ़ाना हो, नॉन फॉसिल फ्यूल से क्षमताओं को बढ़ाना हो और पर्यावरणीय मानदंडों का ध्यान रखते हुए उद्योगों को परमिशन देना हो, इसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे ज़्यादा हम सबका, केवल सब लोग तो जंगल और इस क्षेत्र में नहीं रहते, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो मिशन लाइफ के नाते प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक आयाम चलाया, जिस मिशन लाइफ के 7 आयाम, सेव वाटर, सेव फूड, सेव एनर्जी, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल और सबसे जो बड़ा विषय सर्कुलर इकोनॉमी, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपने बोला कि कोल और दूसरी चीज़ों पर भी हम लोगों ने काफ़ी मतलब प्रदूषण को रोकने के लिए और इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए हमने चीज़ें की, बट कोल का अभी भी बहुत मैसिव यूज़ हो रहा है। देखो, और इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों को काफ़ी खींचा लताड़ा भी जाता है। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब दुनिया के बाकी देशों में भी संकट में आए हैं, अनेकों उदाहरण है,
उन्होंने भी इसका प्रयोग किया और हमारा ये कहना है कि ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। नई टेक्नोलॉजी, गैसिफिकेशन, इस विषयों पे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि भारत ने इसमें अपने लक्ष्यों को पूरा करके दिखाया। जैसे हम लोगों ने कहा कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल में भारत की क्षमता को बढ़ाएंगे। जो लक्ष्य 2030 का दिया था उसको तो समय से 9 साल पहले पूरा किया। फिर जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है उसको 2005 की तुलना में हम कम करने का काम करेंगे। तो उस लक्ष्य को जो भारत ने अपने एनडीसी के लक्ष्य में UNFCCC के समय में दिया था उसको पूरा किया है। तो हमने ये कहा है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को हम बढ़ा रहे हैं और भारत की क्षमता जो नॉन फॉसिल फ्यूल क्षेत्र है, सोलार का क्षेत्र है, उसको आगे बढ़ाने की बात भी हम लोग कर रहे हैं। सर लेकिन बार बार हम लोगों को बोला जाता है कि हम नेट ज़ीरो की बात तो कर रहे हैं 70 तक, लेकिन उस तरह से स्पीड से हम बढ़ नहीं रहे। बहुत सारे विषयों में, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में मेट्रो का विस्तार, ईवी का विस्तार, सोलर का विस्तार, जो अपने औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसके ग्रीनिंग क्षेत्र का विस्तार, और मैंने आपको जैसे अपने पहले बातचीत में भी बताया है कि देश में रिज़र्व फॉरेस्ट की संख्या में वृद्धि, प्रोटेक्टेड एरिया में वृद्धि, टाइगर रिजर्व की संख्या में वृद्धि, झीलों के संरक्षण में वृद्धि, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान में जन भागीदारी को मजबूत करके हम चल रहे हैं। और आज तो ये जो 100वीं झील को हम लोगों ने रामसर साइट डिक्लेयर कराया है। मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी ज़मीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है, और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। आप देखिए ना, भोपाल में बीच में झील है, उदयपुर में झील है, इंदौर में झील है, चंडीगढ़ में सुखना झील है, हैदराबाद में झील है। ये सब झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं। तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज़ हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। आप और हम दिल्ली ज़ू में इस ग्रासलैंड में बैठे हैं, यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं। आपने दिल्ली का जिक्र किया। दिल्ली में पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम देख रहे हैं कि इसके काफ़ी प्रभाव, मैसिव हीट वेव हम एक फेस कर रहे हैं इनफैक्ट जब हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। इसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं इन सारे जो मेट्रोज में, खासकर दिल्ली में? हीट वेव का इम्पैक्ट कोई एक शहर के कारण इम्पैक्ट नहीं है। आप मतलब जो ओवरऑल क्लाइमेट कंडीशंस जो बदली हैं और पिछले 100-150 सालों में जो एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी हुई है, मानव आधारित जो गतिविधियां हुई हैं, कार्बन उत्सर्जन जो हुआ है, व्हीकल जो बड़े हैं, तो ये हीट वेव तो एक पूरी दुनिया का एक बड़ा जो उत्सर्जन हो रहा है उसका परिणाम है। और इसलिए इसका जहाँ तक विषय है, जो दुनिया की बहुपक्षीय पर्यावरण वार्ताएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये कहना है कि भारत उसमें प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनेगा, सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा। और इसीलिए जो अपने एनडीसीज़ के लक्ष्य भारत ने दिए हैं, हमने केवल लक्ष्य देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लक्ष्यों को नहीं दिया है। भारत ने पर्यावरण के जो लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिए हैं उसको समय से 9 साल पहले पूरा भी किया है। और अपने देश में एक पेड़ माँ के नाम और मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रमों को चलाकर इसके प्रति जागरूकता का भी काम किया है। दिल्ली के जो सर्दियों में होने वाला जो वायु प्रदूषण है उसके लिए पिछली बार से ही हम लोग लगे हैं, पहले भी लगे थे। CAQM का निर्माण किया, एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी को बनाया, अन्य राज्यों के साथ बनाया, एक एक्शन प्लान बनाया और 5 जून को दिल्ली की मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ग्रीन दिल्ली अभियान को भी प्रारंभ करने वाली है। और मेरा ये कहना है, दिल्ली के सब लोगों को कहना है कि देखो, सबसे बड़ा कारण जो है वो तो डस्ट है। तो हमको एक अभियान चला करके सितंबर में एक डीप डस्ट क्लीनिंग का काम करना चाहिए। और ये जो जून का समय है, जहाँ भी खुला एरिया दिख रहा है, हमने अपने वन विभाग को कहा है, दिल्ली के वन विभाग को कहा है कि दिल्ली सरकार के साथ NCR क्षेत्र में जितना भी ओपन एरिया है उसमें अगर अभी से बुशेस अगर हम लगा देंगे तो बारिश आने के बाद एक बहुत बड़ा धरती का आवरण
हरियाली से भी रहेगा। और जो ग्रासलैंड्स होती हैं ये एक तरीके से जो जल स्तर है उसको भी बचाने का काम करती हैं, और डस्ट उड़ने से रोकना ये एक बड़ा काम है। फिर जो PM 2.5 के जो कारण है उसके भी समाधान के लिए योजना दिल्ली सरकार और NCR रीजन में जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों को एक्शन प्लान दिए हैं, और हम आशा करते हैं कि उस एक्शन प्लान पे वो काम करेंगे। सर अब अल नीनो की बात हो रही है, सुपर अल नीनो की, इस तरह की स्थिति से कैसे जूझने की तैयारी होती है सर? दोनों आप बहुत महत्वपूर्ण एक सिस्टम देख रहे हैं। विकास के साथ हमें जो जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि धरती के जो रिसोर्सेज हैं उसका यूज़फुल जो है वो यूटिलाइजेशन, तो ये तो मनुष्य की जिम्मेदारी है। आज के समय में अच्छा है, हम दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ का विकास हो रहा है, नई ज़्यादा जानकारियों का विकास हो रहा है। पर मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी का विकास किसी कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाना, बेचना, कार्यक्षमता को बढ़ाना तो है, लेकिन जो धरती की दी हुई क्षमता है, जो नेचर की दी हुई क्षमता है, जो प्रकृति की क्षमता है, उसके साथ कोरिलेशन कैसा हो। तो एक ऐसा भी विषय होना चाहिए कि पॉलिसी के स्तर पे, उद्योगों के स्तर पे, सब जगहों पे आजकल जो ग्रीन ग्रोथ का विषय चल रहा है उसमें इसी फ्रेमवर्क पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन ऐसा हो कि धरती केवल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, धरती सभी स्पीशीज़ के लिए। टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग के पास है, तो ह्यूमन बीइंग को टेक्नोलॉजी का उपयोग पर्यावरणीय संरक्षण के लिए करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। ग्रीन क्रेडिट का सर आप किस तरह से, बड़ा उत्साह है इसको लेके, और दो विषय हमारे थे, एक नमो वन और एक ग्रीन क्रेडिट। हमने ये तय किया है कि हम शहरों में भी देखते हैं कि छोटे छोटे पैचेस हैं, तो हमने कहा है कि 300 मीटर से लेकर के और 300 वर्ग मीटर से लेकर के 3000 वर्ग मीटर तक के कोई भी अगर ओपन सामुदायिक क्षेत्र है, वो स्कूल्स में भी हो सकता है, कॉलेजेस में भी हो सकता है, कॉलोनीज़ के बीच में भी हो सकता है, सार्वजनिक जगह भी हो सकता है, इन छोटे पैचेस को हमें नमो वन के रूप में हमने विकसित करने का संकल्प लिया। और नमो वन को राज्य के कैंपा के माध्यम से हम लोग एक तरीके से अनुदान भी देते हैं, और हम चाहते हैं लोग इन नमो वन को बनाएं। पर दूसरा, काफ़ी सारे कॉरपोरेट क्षेत्र में, CSR के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाएं, मैं जानता हूं बहुत संस्थाएं अच्छा काम भी करती हैं, जिन्होंने हमें कहा कि ऐसी डिग्रेडेड लैंड जो फॉरेस्ट के पास है लेकिन डिग्रेडेड लैंड है, क्या हम कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन पे वहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं। तो हमने उसमें ये तय किया कि जो डिग्रेडेड लैंड पे अगर कोई विकास करना चाहता है अपने CSR के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से, तो उसका फॉरेस्ट विभाग के साथ समझौता, तो ऑनरशिप फॉरेस्ट की रहेगी। केवल उस डिग्रेडेड लैंड पे जो वहाँ का जो लोकल प्लान होगा उसमें जो देशी प्रजातियां हैं, देशी घास हैं, झाड़ हैं, उनको लगाने का और उनका वो काम करेंगे। और उस पे जो कनोपी विकसित होगी, अगर 20% तक का हरित आवरण अगर, तो उनको ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे, जो ग्रीन क्रेडिट ट्रांसफरेबल भी होंगे। तो ये एक पब्लिक पार्टिसिपेशन का हमने मूवमेंट किया है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं भी मिल रही है इसको प्रारंभ करने के उत्साहजनक परिणाम आए हैं, क्योंकि हम भी हर ज़मीन को, डिग्रेडेड लैंड को पहले चिन्हित करते हैं, फिर CSR के लिए लोग आते हैं। तो हम निश्चित रूप से जो लोग भी इस धरती को ग्रीन करने में, हरियाली बनाने में योगदान देना चाहते हैं, मैं कहता हूं उनको ग्रीन क्रेडिट कार्ड या अपने आसपास के किसी ऐसे क्षेत्र को नमो वन में विकसित करिए। हरी भरी धरती हमको जीवन में सुख प्रदान करती है। सर आप पहले भी इन सब्जेक्ट पर बात कर चुके हैं, अरावली को लेके आप लोग काफ़ी विवादों के घेरे में हमेशा रहे। नहीं, अभी तो ठीक है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसका स्वागत किया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर कमेटी बनाई है, हम पूरा सहयोग उसमें देंगे। तो कोई अब विवाद की नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी हम पूरा सहयोग देंगे। कल उन्होंने जो कमेटी डिक्लेयर करी है, पहले भी सर्वोच्च न्यायालय की समिति थी, अब उन्होंने पुनः समिति डिक्लेयर करी, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो भी उनको सहयोग, नॉलेज शेयरिंग, जो हमारे पास डेटा, निश्चित रूप से सहयोग देंगे। और हम तो चाहते हैं कि अरावली संरक्षण में सभी लोग साथ आएँ, सबका स्वागत करते हैं। सर एक और मुद्दा बार बार आता है कि विकास को लेके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बिल्डर्स को बड़ा बड़ा लैंड दिया जा रहा है, इलीगल माइनिंग पे उस तरह से रोकने लग, पहले से कुछ रोक लगी है, लेकिन इलीगल माइनिंग आज भी एक इशू है। तो इस पर आपके मंत्रालय ने कितनी देखिए, जो पर्यावरणीय मानदंड हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाता है। और ये लोग भी कई बार कहते थे कि जी आपके पास जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको और मजबूत बनाना चाहिए।
तो अभी एक जो नया परिवर्तन किया है कि एनवायरनमेंट ऑडिट का विषय रखा है और थर्ड पार्टी ऑडिट का विषय रखा है। इस देश में अकाउंटिंग लंबे समय से जो सीएस के द्वारा की जाती रहे, कंपनी सेक्रेटरीज का है, ऐसे ही हमने एनवायरनमेंटल जो कंपनी चल रही है, जिसको हमने एनवायरनमेंटल नॉर्म पे हमने परमिशन दी है, उसका पालन कर रहे हैं, उसको उनका एनवायरनमेंट ऑडिट देना होगा। तो एक एनवायरनमेंट ऑडिटर का हमने थर्ड पार्टी एक पूरा नियम प्रक्रिया निकाली है और मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट ऑडिट की ये प्रक्रिया हमारे जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनको ज़्यादा पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए उनका एनवायरनमेंट ऑडिट कैसा है ये हम लोगों ने नियम बना दिया है। दूसरा, जो शहरों में सबसे ज़्यादा खतरा नज़र आता है वो सॉलिड वेस्ट का नज़र आता है। तो सॉलिड वेस्ट को तो हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं, कोई और तो क्रिएट कर ही नहीं रहा है। इतने बड़े कचरे के अंबार खड़े हो रहे हैं। अब हम नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी लेकर के आए हैं और जिसमें 100 किलो से ज़्यादा कचरा करने वाले या एक पर्टिकुलर क्षेत्र हमने जो सोसाइटीज़ का दिया है उनको अपने कचरे के डिस्पोजल के लिए खुद समाधान के नियम बनाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, एनवायरनमेंट ऑडिटर रूल्स जो प्रधानमंत्री जी की रिफॉर्म्स की प्रक्रिया है उसमें ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने में ज़्यादा मददगार होगा। बिंदु जी, एक आजकल एक नई टर्म है जेन ज़ी। नई टर्म क्या है, मतलब जेन ज़ी तो एक जनरेशन है, तो वो लोग कहते हैं कि ये सरकार एनवायरनमेंट को लेकर बहुत कुछ नहीं कर रही, वो नाराज़ रहते हैं आपसे, क्या दिक्कत क्या है? मेरी लगातार उनसे बातचीत रहती है और मैं ये कहता हूँ कि मिशन लाइफ से जुड़े, एक पेड़ माँ के नाम से जुड़े। और अगर देखिए अब 2014 से 24 तक हमारी जो 100 रामसर साइट्स बढ़े हैं, टाइगर रिजर्व बढ़े हैं, प्रोटेक्टेड एरिया बढ़े हैं और 2016 से लेकर के और 2025 तक हमारे देश में एक बहुत बड़ी जो ताकत है वो बायोस्फीयर रिजर्व की है, जहाँ पर बहुत विशिष्ट किस्म की जो हैं वनस्पतियाँ हैं। तो तमिलनाडु, केरल के एरिया में जो अगस्त्यमाला जो क्षेत्र है, एक तरीके से उसको 2016 में बायोस्फीयर रिजर्व किया। फिर दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है कंचनजंगा के पास के क्षेत्र को किया। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में पन्ना का जो क्षेत्र है उसको यूनेस्को का दर्जा मिला। और चौथा अभी लाहौल स्पीति से लेकर के जो ये हिमाचल का जो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है इसको यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। देखिए, ये जो किसी भी चीज़ को जब रिकॉग्निशन मिलती है, किसी भी चीज़ को टैग मिलता है तो एक अवेयरनेस भी आती है, एक लगाव भी होता है और एक उसको जोड़ने का संकल्प भी है। अब ये तो नेचर तो हम सब लोगों को पानी, हवा शुद्ध भी देती है, मुफ्त भी देती है। ये तो इंसान ही है जो इसको ख़राब करते हैं। ये तो पेड़ और ये जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं ये तो नेचर की चीज़ें हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जितना विकास हम टेक्नोलॉजी के विकास में करते हैं उतना ही टेक्नोलॉजी से नेचर के प्रोटेक्शन के साथ हमारा एग्जिस्टेंस कैसा रहा है। और केवल ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस नहीं, होल यूनिवर्स का, सब स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस कैसा रहे, ये तो आज की तकनीकी में भी ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए। सर, एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री जी ने इसको काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग कॉन्शियस भी हो रहे हैं, लेकिन अभी इसकी लिमिटेशन दिख रही है या लोग इसमें वाकई कॉन्शियसनेस बढ़ रही है? लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है और जेन ज़ी के लिए तो हमने इसमें पोर्टल भी बनाया है। लगभग 120 करोड़ लोगों ने उस पोर्टल पे भाग लिया है, क्योंकि ये चीज़ एक जो आपका नवाचार, ये जो आपका एक उत्साह, जो आपका एक जो जुड़ाव आपको महसूस करता है। मैं अभी यहाँ ज़ू में आ रहा था तो एक तरफ उन्होंने पूरा पेड़ का क्षेत्र लगाया, तो पेड़ काफ़ी बड़े हो गए। तो मैंने यही ध्यान कहा, मैंने कहा देखो, हमने जो ये खाली पड़ा था, कचरे की जगह थी वहाँ पे, आज के 4 साल पहले जिस समय मैं मंत्री बना था 2021 में, तब पेड़ लगा। आज मुझे खुद को देखकर खुशी हुई कि 4 साल में एकदम से वो पेड़ और हरे भरे खड़े हो गए। तो जो एकदम इस प्रकार की जगह हैं, अपने आसपास इस प्रकार की जगह उसको हम नमो वन में बनाएं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा संकल्प हो सकता है। सर, अफॉरेस्टेशन पे तो काम चल रहा है जिस तरह से, जो आपने कई स्कीम्स निकाली हैं नई, और जैसे मिष्टी, कैंपा, ये सब, लेकिन क्या रियल में एडिशन हो रहा है सर? जितने हम काट रहे हैं, जितने कट रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, उससे ज़्यादा अफॉरेस्टेशन हो रहा है? क्योंकि जब भी आप कोई ज़मीन देते हैं तो आपको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में ज़मीन वापस करनी होती है। भारत की इस नीति का ये बड़ा परिणाम है कि आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जब रिपोर्ट देखेंगे तो जितना विकास हो रहा है उतने ही हमारी फॉरेस्ट की ज़मीन में भी एडिशन हो रहा है। रियल टर्म्स में होता है सर? रियल टर्म्स में होता है। और मैं मानता हूँ कुछ विकास के कारण हमें जो अचानक जैसे सड़क निकलेगी तो आप तो सड़क से ही जाओगे, आपको कटा हुआ दिखेगा ही,
लेकिन जो उसका इंटीरियर पार्ट है वो डेवलप होता है। और ये तो ऑन पेपर आती है, आप जो डेवलपमेंट का पेड़ लेते हो उतनी ही ज़मीन आपको नाप करके कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में देनी पड़ती है। तो वो तो लैंड रिकॉर्ड तो कोई गलत होते ही नहीं है, वो तो फॉरेस्ट के लिए बढ़ते हैं। अब उसमें जो लैंड आ भी गई है वो अगर डिग्रेडेड फॉरेस्ट है तो उसको हम ग्रीन क्रेडिट फंड के माध्यम से, कैंपा के माध्यम से हम उसको और हरियाली करने का प्रयास कर रहे हैं।